माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको जब सॉइल साइंस पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने आपको अर्थ की स्थिति बताई थी कि हमारा ये प्लैनेट कैसा है और कैसे हम एक आग के गोले पर रहते हैं। हमारी धरती के अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा है और सबसे ऊपरी लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट पर रॉक्स होती है। रॉक्स तक की कहानी हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। अब रॉक से मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बनता है, आज हम इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल का फॉर्मेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। सॉइल का फॉर्मेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हम इस भौतिकवादी युग में डेवलपमेंट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ आज तक कर चुके हैं और प्रकृति का दोहन जो हम कर रहे हैं इसमें हम अपनी मिट्टी को भी बेकार कर रहे हैं। हम अपनी मिट्टी का भी इरोजन कर दे रहे हैं। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1 सेंटीमीटर की डेप्थ की जो मिट्टी होती है इसको बनने में 100 साल लग जाते हैं। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन में। तो इस मिट्टी के फॉर्मेशन को या सॉइल के फॉर्मेशन को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में पूरा होता है। इसका पहला स्टेप जो है इसे हम वेदरिंग कहते हैं और दूसरा स्टेप जो है इसे हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द पेरेंटल रॉक्स। जो हमारा कंसोलिडेटेड पेरेंट रॉक्स है, इस रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है। वेदरिंग का मतलब हुआ कि छोटे छोटे पार्टिकल में रॉक्स की सरफेस टूट जाती है। हम जानते हैं कि वेदर और क्लाइमेट ये 2 टर्म हैं। वेदर हमारा रोज बदलता है। सुबह का टेम्परेचर कुछ होता है, दोपहर का कुछ होता है और शाम का टेम्परेचर कुछ होता है। तो वेदर के चेंज होने के कारण हमारा जो रॉक्स पार्टिकल है, हम मान लें कि ये देखिए ये कोई रॉक्स है या कोई माउंटेन है। इस माउंटेन पर जो हमारा वेदर है ये बदलता रहता है, जिसके कारण यहाँ हमको वेदरिंग दिखाई देती है। और वेदरिंग का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन ऑफ द पेरेंटल रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो देखिए कंसोलिडेटेड पेरेंट रॉक्स और यहाँ इसकी हो गई है वेदरिंग। वेदरिंग हुई। वेदरिंग से ये जो सरफेस है इसका ये इरोडेड हो गया, बाहर की ओर निकल गया और इसे कहते हैं हम वेदर्ड पार्टिकल या रिगोलिथ भी कहते हैं। अब इसी रिगोलिथ का या वेदर्ड पार्टिकल का फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है पेडोजेनेसिस। और पेडोजेनेसिस वह पार्ट है जब हम छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल को हम सॉइल में बदलते हुए देखते हैं, मैच्योर सॉइल में बदलते हुए देखते हैं। यानी वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल is completed into 2 steps. First step is called weathering, where the consolidated parent rocks are converted into weathered particles या regolith। और इसका सेकंड स्टेप होता है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस में जो छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल हैं उनका फॉर्मेशन किस में बदल जाता है, वो मैच्योर सॉइल में बदल जाता है। तो आज हम केवल वेदरिंग आपको समझाएंगे, फिर अगले चैप्टर में अगला लेक्चर जब हम लेंगे तो हम आपको पेडोजेनेसिस समझाएंगे। तो आइए हम देखते हैं ये वेदरिंग होती कैसे है, कैसे रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है।
तो यहाँ हम पाते हैं कि ये माउंटेन का ये जो रॉक्स है, चट्टान है, ये 3 मेथड से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है या इसकी वेदरिंग होती है। फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग, दूसरा मेथड है केमिकल वेदरिंग और तीसरा मेथड है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अगर हम फिजिकल वेदरिंग को देखें तो हम पाते हैं कि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं वेदरिंग के लिए, जिसमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है वाटर और तीसरा फैक्टर है विंड। अगर हम टेम्परेचर का एक्शन देखते हैं कि टेम्परेचर किस प्रकार से रॉक्स की सरफेस को इरोड करता है, कैसे उसकी वेदरिंग करता है, तो हम पाते हैं कि टेम्परेचर के द्वारा हम 3 प्रकार से वेदरिंग देखते हैं। पहला है डिफरेंशियल एक्सपेंशन और एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स। हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस पे जब सनलाइट पड़ती है तो वह सरफेस गर्म हो जाती है, और जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल थोड़ा एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, हीट हो जाने के कारण। तो हम ये देखते हैं कि दिन के समय, ये देखिए मान लीजिए कि ये सन है, तो सन की लाइट इस तरह इंटेंस इस सरफेस पर पड़ेगी तो सुबह का टेम्परेचर कम होता है, किंतु जब दोपहर का टेम्परेचर होता है तो यहाँ नेकेड रॉक्स पर बहुत इंटेंस लाइट पड़ती है, जिसके कारण इस रॉक्स की जो सरफेस है वो गर्म हो जाती है और गर्म होके थोड़ा सा फैलती है। फिर शाम जब होती है तो यही यहाँ सनलाइट ना होने के कारण जो सरफेस थोड़ी सी फैली थी वह पुनः सिकुड़ने लगती है, थोड़ा सा मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जिसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं। तो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ये 2 प्रोसेस टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के कारण होता है, जिसके कारण इसमें दरार पड़ जाती है। या अगर सेडिमेंटरी रॉक्स है तो ऊपर की परत में क्रैकिंग डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से ये जो पेरेंटल रॉक्स था, इस पेरेंटल रॉक्स पर हमको छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, मतलब जो पत्थर के टुकड़े हमको छोटे छोटे पार्टिकल में टूटे हुए दिखाई देते हैं। तो पहला मेथड हुआ ये डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द रॉक्स। अब दूसरे मेथड को हम देखें तो एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में क्या होता है कि जो रॉक्स है उस रॉक्स की सरफेस रॉक्स है और रॉक्स पे कई लेयर है मान लीजिए, और कई लेयर अगर उस पर हैं और सन की लाइट पड़ रही है, जैसे आपने देखा होगा एक सोन पापड़ी मिठाई होती है जिसमें कई परत होती है, तो इस प्रोसेस में एक्सफोलिएशन में पूरी एक परत निकल जाती है, ऊपर की परत निकलती रहती है और रॉक्स का ऊपरी भाग छोटे छोटे पार्टिकल में अलग होता रहता है। इसी प्रकार तीसरा है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन में हम क्या पाते हैं कि ये मान लीजिए कि कोई रॉक सरफेस है और इस सरफेस पे यहाँ रेन हुआ, पानी बरसा, और यहाँ कहीं कोई छोटा सा क्रेविसेज है, मान लीजिए ये छोटे छोटे क्रेविसेज बने हुए हैं। क्रेविसेज मीन्स दरार बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा, पानी, बरसात का पानी इसमें भर जाएगा, और जब बरसात का पानी भर जाएगा और ठंडक जब आएगी तो यह बरसात का पानी, जो पानी इकट्ठा हो गया है यहाँ क्रेविसेज में, वो क्या होने लगेगा, फ्रिजिड होने लगेगा टेम्परेचर कम होने के कारण। और जब ये फ्रिजिड होगा तो हम जानते हैं कि जब वाटर फ्रिजिड फॉर्म में होता है, सॉलिडिफाइड होता है, जब आइस में बदलता है तो वह अपने वॉल्यूम का 9 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर फ्रिजिड फॉर्म में वाटर है वो रॉक सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, और यह प्रेशर इतना प्रबल होता है
कि रॉक्स बड़ी बड़ी चट्टानों को भी दो भागों में तोड़ देता है। तो यह भी एक मेथड है जिसके द्वारा रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। और इसका हम बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक हम शीशे की बोतल लें और उस बोतल में हम पूरा बोतल पानी से अगर भर देते हैं और उसका ढक्कन बहुत कायदे से लगा के फ्रीजर में अगर हम रख दें और रात भर रखा रहे, तो सुबह हम देखते हैं कि जो उसमें पानी था वह जम गया है। और पानी के जमने से जो वॉल्यूम बढ़ा वाटर का, उससे शीशे की बोतल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है या चिटक जाती है। ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ भी माउंटेन पर होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। तो ये था टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन के कारण रॉक्स की सरफेस का वेदरिंग, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना। दूसरा अगर हम फैक्टर लेते हैं तो दैट इज द वाटर। वाटर के कारण भी रॉक सरफेस इरोड होती है, वेदरिंग होती है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से फैक्टर हैं यहाँ? रेन है, रनिंग वाटर है, वेव एक्शन है और ग्लेशियर है। रेन वाटर को अगर हम देखें तो अगर ऊपर से ये नेकेड रॉक्स है, नेकेड रॉक्स की सरफेस है, और अगर यहाँ रेन की वाटर जो रेन ड्रॉप है वो बहुत तेजी से अगर इसके ऊपर गिरेगी तो इस पर एबरेशन करने लगती है। इसकी जो ऊपरी परत है उसको धीरे धीरे इरोड करने लगती है या एबरेशन पाया जाता है, जिसके कारण ये जो सरफेस है यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल इसके अलग होने लगते हैं। इसी तरह रनिंग वाटर, चूंकि पत्थरों पे जब ये पानी ऊपर से बरसात का गिरेगा तो वो ग्रेडियंट नीचे पाते हुए ढलान नीचे है, इसलिए पानी जब नीचे जाएगा तो अपने साथ जो मिनरल है रॉक्स पर, उनको भी अपने में मिलाता हुआ और नीचे की ओर बह जाएगा। इसी तरीके से वेव एक्शन हम ऐसे स्थानों पे देखते हैं जैसे समुद्र है और समुद्र के बीच में या अगल बगल कहीं बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और पानी की बहुत जो लहरें हैं बहुत तेजी से आती हैं, रॉक्स से टकराती हैं और लौटती हैं, और यही प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो एक लंबे अंतराल पर जो सरफेस है रॉक्स की वो इरोडेड हो जाती है और उससे भी जो मिनरल्स हैं वो डिफ्यूज होकर के बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह अगला है ग्लेशियर। सपोज ये माउंटेन है और जाड़े के समय में यहाँ पर बर्फ जम गई है। मान लेते हैं ये बर्फ जम गई है, बहुत बड़ा ग्लेशियर, और यहाँ ये बर्फ जमी हुई है। जब गर्मी पड़ेगी तो ग्लेशियर में मेल्टिंग होगी और इस मेल्टिंग होने से हो सकता है कि इसका ग्रेविटेशनल जो जैसे ये रुका हुआ था वो डिसबैलेंस होगा और फिर ये लुढ़कना शुरू करेगा। जब ये ग्लेशियर बड़ा सा बर्फ का चट्टान ऊपर से गिरने लगेगा तो इसकी सरफेस पर लुढ़कता हुआ यहाँ भी एबरेशन करेगा, इसकी सरफेस को तोड़ना शुरू करेगा और छोटे छोटे खंडों में ये पत्थर के टुकड़े टूट जाते हैं। इस तरह ये था फिजिकल वेदरिंग टेम्परेचर के कारण, वाटर के कारण और विंड के कारण होता है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो केमिकल प्रोसेस इतने प्रकार से हमको दिखाई देता है, जिसमें पहला है सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो बहुत से सॉल्यूट के साथ मिल करके सॉल्यूशन बना लेता है। तो ये जो रॉक्स हैं ये क्या हैं? दीज आर द मिक्सचर एग्रीगेशन ऑफ द मिनरल्स। तो इनमें मिनरल्स हैं और मिनरल्स में ये एलिमेंट्स हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो वाटर के साथ मिलके उसमें मिल जाते हैं और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। जो जब ये सॉल्यूशन में बदल जाते हैं तो ये ऊपर से नीचे की ओर रॉक सरफेस
से इरोड होकर के बाहर निकलकर बहकर नीचे चले आते हैं। इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम क्या पाते हैं कि मिनरल के जो साल्ट है वहाँ हाइड्रोक्साइड के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में चेंज हो जाते हैं कार्बोनेट में और बाइकार्बोनेट में, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के रूप में भी ये जब बदल जाते हैं तो यहाँ ये सरफेस इरोड हो जाती है, निकल जाती है और फिर उस स्थान से हट जाती है। इसी तरह ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यह गेन ऑफ द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ रॉक्स की सरफेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पाते हैं। ये देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन है, यहाँ हम देखते हैं FeO फेरस ऑक्साइड है। इससे जब ऑक्सीजन मिल जाता है, फेरस ऑक्साइड में जब ऑक्सीजन मिलता है तो यहाँ बन जाता है फेरिक ऑक्साइड, और यह फेरिक ऑक्साइड फिर सॉइल की ये रॉक्स की सरफेस से डिफ्यूज होकर के फिर इस सरफेस से अलग हो जाता है, और फिर ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल के रॉक्स पार्टिकल विदर्ड पार्टिकल के रूप में यहाँ अलग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। और इस विधि से हम देखते हैं कि आयरन है, एल्युमिनियम है और मैग्नीज, ये तीन एलिमेंट ऑक्सीडेशन के थ्रू रॉक सरफेस से अलग हो जाते हैं, ये फेरस से फेरिक में बदल जाते हैं। इसी तरह अगला प्रोसेस है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में हम क्या पाते हैं कि रॉक्स की सरफेस पर वाटर है, ये रॉक्स की सरफेस पर वाटर है, यहाँ पानी है, और एटमॉस्फेयर में इसके चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके बना देते हैं कार्बनिक एसिड, और यही कार्बनिक एसिड फिर जो रॉक्स की सरफेस है, यहाँ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे रिएक्शन करके उसे कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और जब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ बन जाता है तो वह फिर यहाँ इरोड फॉर्म में हो जाता है। मतलब रॉक्स की जो चट्टान है, ये पेरेंटल रॉक्स है, उससे अलग हो जाता है और छोटे छोटे ये पत्थर के रूप में हमको कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े दिखाई देने लगते हैं। इसी तरीके से अगला मेथड है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हम पाते हैं कि ये हीमेटाइट है। हीमेटाइट में जब वाटर मिल जाता है तो ये लिमोनाइट में बदल जाता है, यानी हीमेटाइट हाइड्रेटेड फॉर्म में जब हो जाता है, जब इसमें वाटर मिल जाता है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाता है, तब हम इसे हीमेटाइट ना कह के लिमोनाइट कह देते हैं। अब लिमोनाइट के रूप में जब ये बदल जाता है तो फिर वही प्रक्रिया होती है, रॉक्स की जो पेरेंटल जो यहाँ कंपोजिशन है उनका, जो ये बिल्कुल ठोस रूप में था, वह इरोड होकर के बाहर निकल जाता है इस रूप में और फिर पानी के द्वारा नीचे आ जाता है। इस तरह हमने देखा फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड, और लास्ट मेथड है हमारा इरोजन का, जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या पाते हैं? बायोलॉजिकल मेथड में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट हम सभी के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इन्वायरमेंट ही हमको प्रभावित करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह भी इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। इसे ही हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में पढ़ेंगे, और बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो वेदरिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। प्लांट के रूप में जो ऑर्गेनिज्म है
वह मुख्यतः कौन है? लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। हम जानते हैं अगर हम ये कोई माउंटेन बनाते हैं और इस माउंटेन की सरफेस पे हम देखते हैं कि यहाँ लाइकेन ग्रो कर गया है। लाइकेन क्रस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं जो रॉक सरफेस से बिल्कुल चिपके हुए थे। लाइकेन एक ऐसा ग्रुप है, क्यूरियस प्लांट्स है, जो एल्गी और फंजाई के मिलने से बनता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लाइकेन कौन सा एसोसिएशन दिखाते हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे लाइकेन एल्गी और फंजाई के मिलने से, यानी शैवाल और फफूंदी के मिलने से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, जिस इंडिविजुअल को हम लाइकेन कहते हैं। और कोई लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही जेरिक कंडीशन हो, बहुत ही एडवर्स कंडीशन हो, ऐसे कंडीशन को भी सहने की क्षमता रखता है, यानी एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन। और जब रॉक्स की सरफेस नंगी है तो निश्चित यहाँ पर एक्सट्रीम जेरिक कंडीशन है, बहुत ही सूखा होगा। और ऐसे इस सरफेस पर सबसे पहले जो पौधे यहाँ पर आके उगते हैं वो होते हैं लाइकेन। और लाइकेन की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ये भी आपको याद कर लेना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे धीमी स्पीड से बढ़ने वाले पौधे हैं, उन ग्रुप के पौधों को हम लाइकेन कहते हैं। 100 साल में ये केवल 1 मीटर दूरी तय करते हैं पहाड़ों पर। और इनकी जो राइजिन है, इनकी जो निचली सरफेस होती है लाइकेन की, उससे एसिड का सिक्रीशन होता है और वह एसिड इस जो माउंटेन की सरफेस है, इसको एसिड के पड़ने के कारण ये इरोडेड हो जाता है। तो जो स्मूथ सरफेस है वो इरोडेड हो जाती है। इसी प्रकार ब्रायोफिटिक प्लांट दुनिया के वो प्लांट कहलाते हैं जो सबसे पहले लैंड पर आए। हम जानते हैं कि जीवन का विकास सबसे पहले पानी में हुआ था, और पानी से चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फाउना हो, दोनों जल से थल पर आए थे। तो जिस ग्रुप के पौधे सबसे पहले थल पर आए थे उन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम में किस ग्रुप के पौधे को हम एम्फीबिया कहते हैं, मेढक की तरह, जो जल और थल दोनों में पाया जाए। जैसे एनिमल में मेढक जल और थल दोनों में पाया जाता है, इसलिए उसे एम्फीबिया कहते हैं। तो प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कौन है? ब्रायोफिटिक पौधे। तो ऐसे पौधे भी यहाँ रॉक्स की सरफेस पर ग्रो करते हैं, और इनके भी राइजोइड से एसिड का सिक्रीशन होता है जो रॉक्स की सरफेस को इरोड करता है, रॉक्स, पेरेंटल रॉक्स को या कंसोलिडेटेड रॉक्स को की वेदरिंग करता है और उसे रिगोलिथ में बदल देता है। इस तरह आज हमने पढ़ा फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब वेदर्ड पार्टिकल या रिगोलिथ आगे चलकर मैच्योर सॉइल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो मैच्योर सॉइल का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? पेडोजेनेसिस। अब इसे हम बस 2 मिनट में आपको और समझाना चाहेंगे कि यहाँ ये लाइकेन और ये ब्रायोफाइटा, हम जानते हैं पौधे चलते नहीं हैं, जिस स्थान पर ग्रो करते हैं वहीं उनकी डेथ होती है, वहीं उनका डिकम्पोजिशन होता है। अब इनकी जड़ों, ये जो इनका राइजोइड है या इनका राइजीन है, उससे इसकी सरफेस इरोडेड हो गई और हमारे पास रिगोलिथ का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पौधे जब मरेंगे और सड़ेंगे और इसी प्रकार हजारों साल तक ये ग्रो करते रहेंगे, मरते रहेंगे और सड़ते रहेंगे, तो इनके डिकम्पोजिशन से यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाएगा। अब यही ऑर्गेनिक मैटर जब रिगोलिथ से मिक्सिंग इसकी होगी तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी और फॉर्मेशन हो जाएगा सॉइल का। और इसी सॉइल में फिर बैक्टीरिया, चूंकि ये प्लांट हैं, या छोटे छोटे एनिमल्स भी यहाँ पर जो मरेंगे वो डिकम्पोज होंगे और ऑर्गेनिक मैटर में
बदलेंगे। इस तरीके से अब ये जो बनी मिट्टी ऊपर होगी, इस मिट्टी में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंटेंट भी है, इनऑर्गेनिक कंटेंट भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और इसी की स्टडी को हमें डायफोलॉजी भी कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि सॉइल के फॉर्मेशन में 2 स्टेप होती है, पहली वेदरिंग और दूसरी होती है पेडोजेनेसिस। और पेडोजेनेसिस के समय यहाँ ह्यूमिफिकेशन होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द डेथ ऑफ द एनिमल एंड प्लांट विच आर फाउंड ऑन द रॉक सरफेस। सो इन दिस वे आज हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम अगले दिन आपको पढ़ाएंगे, तो फिर नया चैप्टर लेकर के आएंगे। सो थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स। और यदि आपको मेरा ये पढ़ाया अच्छा लगता है और सरल लगता है, तो मैं यही चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। अब मैं ये चाहूँगी कि आप इस पूरे डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे आप अच्छी तरह समझ सकें।